नमस्कार। हम सब एक असाधारण जीवन जीना चाहते हैं, पर सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। अक्सर हम एक ऐसी स्क्रिप्ट पर चलते हैं जो समाज, परिवार और दोस्तों ने हमारे लिए लिखी है। लेकिन क्या हो अगर उस स्क्रिप्ट को फाड़कर अपनी कहानी लिखने का कोई तरीका हो। आज हम एक ऐसी ही किताब पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो हमें यही सिखाती है। किताब का नाम है द कोड ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड और इसके लेखक हैं विशेन लखियानी। विशेन लखियानी जो माइंड वैली के संस्थापक हैं, पर्सनल ग्रोथ के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। और ये किताब इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। यह है एक इंजीनियरिंग मैनुअल की तरह है, पर हमारे दिमाग के लिए। यह हमें सिखाती है कि समाज के बनाए हुए कई नियम जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं, असल में हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं। बिल्कुल, ये किताब इसी समस्या की जड़ तक जाती है कि कैसे हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों और सामाजिक दबावों के हिसाब से जीते हैं और अपनी असली क्षमता को कभी खोज ही नहीं पाते हैं। यह हमें अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने और अपने नियमों पर एक असाधारण जीवन बनाने के लिए 10 कोड्स का एक ढांचा देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट के लेखक कैसे बन सकते हैं। तो इस किताब का सबसे बड़ा और पहला आइडिया क्या है? लेखक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कल्चरस्केप। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर क्या ये समाज कहने का ही एक नया तरीका है? समाज एक बाहरी चीज है, लेकिन कल्चरस्केप हमारे अंदर बसा हुआ है। मतलब ये नियमों, विश्वासों और विचारों का एक अदृश्य महासागर है जिसमें हम पैदा होते हैं और तैरते रहते हैं, अक्सर ये जाने बिना कि हम पानी में हैं। ये वो मान्यताएं हैं कि सफलता का मतलब क्या है, अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी, शादी, घर। हमें लगता है कि ये हमारे अपने विचार हैं, पर असल में ये कल्चरस्केप द्वारा हमारे दिमाग में डाले गए हैं। अच्छा, मतलब हम एक तरह की मैट्रिक्स में जी रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं है। बिल्कुल। लेखक अपनी कहानी भी बताते हैं ना, कि कैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी पाई, जो कल्चरस्केप के हिसाब से तो सफलता की चोटी ही थी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में लगभग 70% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और 40 से 50% शादियां तलाक पर खत्म होती हैं। क्यों? भी उन्हें खुशी देते हैं। और यहीं से इस किताब का पहला कोड आता है, कल्चरस्केप से परे जाएं। असाधारण लोग इन नियमों को आंख बंद करके नहीं मानते, वे इस अदृश्य महासागर से बाहर निकल कर देखते हैं और सवाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि हम एक कल्चरस्केप में जी रहे हैं, तो अगला तार्किक कदम क्या होगा? जाहिर है हमें इसके नियमों पर सवाल उठाना होगा। एकदम सही। और यहीं किताब का दूसरा कोड आता है, जिसे लेखक मजेदार ढंग से ब्रूल्स पर सवाल उठाना कहते हैं। ब्रूल्स? हाँ, क्वेश्चन द ब्रूल्स। ब्रूल्स यानी बुलशिट रूल्स। अच्छा। ये वो नियम है जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है, लेकिन हम उन्हें सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण है? जैसे कोई ब्रूल जिसे हम सब मानते हो? एक बहुत आम ब्रूल है, सफलता के लिए कॉलेज की डिग्री बहुत जरूरी है। आज बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि ये हमेशा सच नहीं होता। एक और ब्रूल है, कड़ी मेहनत हमेशा दुखद और थकाऊ होनी चाहिए। लेखक इस पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि आप जो काम पसंद करते हैं उसमें मेहनत करना खेल जैसा लग सकता है। वो अपने बचपन का एक दिलचस्प किस्सा भी बताते हैं। 9 साल की उम्र में जब उनके घर के पास एक मैकडॉनल्ड्स खुला, तो उन्होंने हिंदू धर्म में गोमांस ना खाने के नियम पर सवाल उठाया। और उनकी माँ ने उन्हें डांटा होगा, जैसा कि ज्यादातर होता है। नहीं, यही तो खास बात है। उनकी माँ ने उन्हें डांटने के बजाय खुद जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पढ़ा और पाया कि प्राचीन हिंदू गायों को कृषि के लिए उपयोगी मानते थे, इसलिए उन्हें नहीं खाते थे। उस समय के लिए ये एक तार्किक नियम था। इस अनुभव ने उन्हें बचपन में ही सिखा दिया कि नियमों को आंख बंद करके अपनाने के बजाय उन पर सवाल उठाकर ही हम अपने सच्चे विश्वासों को चुन सकते हैं। तो पहले 2 कोड हमें उस दुनिया को पहचानने और उस पर सवाल उठाने के लिए कहते हैं जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, तो हमने कल्चरस्केप को पहचान लिया और उसके रूल्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद क्या? सिर्फ सवाल उठाना तो काफी नहीं है। यहीं से शायद बदलाव की असली प्रक्रिया शुरू होती है। किताब का अगला भाग है द अवेकनिंग, यानी जागृति। बिल्कुल। और तीसरा कोड इस जागृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, कॉन्शियस इंजीनियरिंग का अभ्यास करें।
कॉन्शियस इंजीनियरिंग, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, जैसे किसी इंजीनियर का काम हो। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग के मालिक बने, न कि उसके गुलाम। लेखक दिमाग की तुलना एक कंप्यूटर से करते हैं। हमारे विश्वास हमारे हार्डवेयर यानी मॉडल्स ऑफ रियलिटी की तरह हैं, और हमारी आदतें हमारे सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम्स फॉर लिविंग की तरह हैं। ज्यादातर लोग अपने जन्म के समय मिले डिफॉल्ट सेटिंग्स पर ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। कॉन्शियस इंजीनियरिंग का मतलब है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्रिय रूप से अपग्रेड करना, जैसे हम अपने कंप्यूटर को विंडोज 95 से विंडोज 10 में अपग्रेड करते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब जो नकारात्मक बातें मैं कभी-कभी खुद से कहती हूँ, वो मेरा बग्गी हार्डवेयर या पुराना सॉफ्टवेयर है जिसे मैं बदल सकती हूँ। हाँ, लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने ध्यान की एक तकनीक का उपयोग करके अपने दिमाग को अल्फा वेव स्टेट में लाना सीखा। जब उन्होंने अपनी सेल्स की नौकरी में तर्क के बजाय अपनी अंतरात्मा की सुनना शुरू किया, तो उनकी सफलता दर आसमान छू गई। अच्छा। हाँ, वो 9 महीनों में 3 बार प्रमोट हुए। ये उनके लिए कॉन्शियस इंजीनियरिंग का एक सीधा प्रमाण था। और ये हमें सीधे चौथे कोड पर ले आता है, जो इसी हार्डवेयर को बदलने के बारे में है। अपने मॉडल्स ऑफ रियलिटी को फिर से लिखें। हमारे विश्वास ही तो हमारी असलियत बनाते हैं। बिल्कुल, हमारे कई विश्वास बचपन में बन जाते हैं, जब हमारा दिमाग बिना सोचे समझे सब कुछ सोख लेता है। ये विश्वास हमारी सच्चाई बन जाते हैं, भले ही वे हमें सीमित कर रहे हों। लेखक का अपना उदाहरण बहुत मार्मिक है। किशोरावस्था में मुहासों की वजह से उन्हें बहुत चढ़ाया जाता था, जिससे उनका आत्मसम्मान बहुत कम हो गया था। उनका मॉडल ऑफ रियलिटी बन गया था कि मैं आकर्षक नहीं हूं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मॉडल को तोड़ दिया। हाँ, एक रात एक पार्टी में एक लड़की ने उनसे कहा, मजाक कर रहे हो, तुम हॉट हो। उस एक पल में उनकी पूरी वास्तविकता बदल गई। उनकी शक्ल नहीं बदली थी, बदला था तो सिर्फ उनका खुद के बारे में विश्वास। ये दिखाता है कि हमारे विश्वास कितने शक्तिशाली और साथ ही कितने नाजुक हो सकते हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ कि सकारात्मक विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ विश्वास बदलने से असलियत बदल सकती है? वो होटल की नौकरानियों वाला उदाहरण दिलचस्प है, पर क्या ये हर जगह लागू होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। हार्वर्ड में होटल की नौकरानियों पर एक प्रसिद्ध अध्ययन किया गया था। एक समूह को बताया गया कि उनका रोज का काम, जैसे बिस्तर बनाना या वैक्यूम करना, एक बेहतरीन व्यायाम है। दूसरे समूह को कुछ नहीं बताया गया। 1 महीने बाद जिस समूह को बताया गया था कि वे व्यायाम कर रहे हैं, उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के वजन कम किया, उनका रक्तचाप सुधरा और वे स्वस्थ महसूस करने लगे। वाह! बदला क्या था? सिर्फ उनका विश्वास। अब ये हर जगह लागू होता है या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से दिखाता है कि हमारा दिमाग और शरीर हमारी सोच से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो अब जब हमने अपने विश्वासों यानी हार्डवेयर को अपग्रेड करना सीख लिया है, तो हमें अपने सॉफ्टवेयर यानी हमारी आदतों पर काम करना होगा। यहीं से किताब का तीसरा भाग खुद को रिकोड करना शुरू होता है, और 5वां कोड है अपने सिस्टम्स फॉर लिविंग को अपग्रेड करें। हाँ, क्योंकि सिर्फ अच्छे विश्वास रखना काफी नहीं है, उन्हें लागू करने के लिए सिस्टम यानी आदतें बनानी होंगी। आप ये विश्वास तो कर सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आपका सिस्टम बर्गर खाने और सोफे पे पड़े रहने का है, तो वो विश्वास किसी काम का नहीं। लेखक यहाँ एक 3 चरणीय दृष्टिकोण सुझाते हैं: खोजना, डिस्कवर, ताजा करना, रिफ्रेश और मापना, मेजर। नई आदतें और सिस्टम खोजें, उन्हें नियमित रूप से अपडेट करते रहें और अपनी प्रगति को मापें। इसे और व्यावहारिक बनाने के लिए क्या कोई टूल या मॉडल है जिसका जिक्र किताब में है? हाँ, वे जीवन के 12 संतुलन क्षेत्र मॉडल का सुझाव देते हैं। इसमें आपके प्रेम संबंध, दोस्ती, एडवेंचर, आपका माहौल, स्वास्थ्य और फिटनेस, बौद्धिक जीवन, स्किल्स, आध्यात्मिक जीवन, करियर, रचनात्मक जीवन, पारिवारिक जीवन और सामुदायिक जीवन, ये सब शामिल हैं। आपको इन सभी 12 क्षेत्रों में खुद को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करना है और फिर उन क्षेत्रों में सुधार के लिए सिस्टम बनाने हैं जिनमें आप पिछड़ रहे हैं। अब अगला कोड नंबर 6 सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। वास्तविकता को मोड़ें। ये किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। क्या लेखक कह रहे हैं कि हम अपनी सोच से चम्मच मोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जादू नहीं है। वास्तविकता को मोड़ना एक मानसिक स्थिति है। ज्यादातर लोग जब मॉडल में जीते हैं। मतलब? जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं घर खरीद लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। वे अपनी खुशी को भविष्य के किसी लक्ष्य से बांध देते हैं।
वास्तविकता को मोड़ने की अवस्था में आप दो काम एक साथ करते हैं। आप वर्तमान में पूरी तरह से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं और साथ ही भविष्य के लिए एक बड़ा और रोमांचक दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब खुशी मंजिल नहीं बल्कि सफर का ईंधन है। बिल्कुल सही। एलन मस्क जैसे लोग इसका एक बड़ा उदाहरण है। वे मंगल पर इंसानों को बसाने जैसे विशाल लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, लेकिन वे प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, भले उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़े। जब लेखक ने अपनी कंपनी माइंड वैली में सफलता से पहले अपनी खुशी को प्राथमिकता देना शुरू किया तो 8 महीनों में उनकी आय 400% बढ़ गई। अरे वाह! क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप ज्यादा रचनात्मक, प्रेरित और लचीले होते हैं। तो वास्तविकता को मोड़ना अगर लक्ष्य है तो वहां तक पहुंचने का रोज का अभ्यास क्या है? मुझे लगता है 7वां कोड इसी बारे में है। हाँ, 7वां कोड है डिसिप्लिन में जिए। ये अनुशासन को मिलाकर बना है। इसका मतलब है दैनिक खुशी का अनुशासन बनाना। ये भविष्य की किसी उपलब्धि का इंतजार करने के बजाय आज खुश रहने की कला और विज्ञान है। इसके 3 स्तंभ हैं। पहला, कृतज्ञता। हर दिन उन छोटी बड़ी चीजों के लिए आभारी होना जो आपके पास हैं। जी। दूसरा, क्षमा। उन लोगों को माफ करना जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, उनके लिए नहीं बल्कि खुद को उस भावनात्मक बोझ से मुक्त करने के लिए। जी। और तीसरा, देना। दूसरों की खुशी में योगदान देना। ये अभ्यास आपकी अपनी खुशी को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। तो अब हम किताब के अंतिम भाग में आते हैं, असाधारण बनना। यहाँ 8वां कोड है, भविष्य के लिए एक विजन बनाएं। हमने अभी वर्तमान में खुश रहने की बात की और अब हम भविष्य की बात कर रहे हैं। क्या ये विरोधाभासी नहीं है? ये एक शानदार सवाल है और यही इस किताब की खूबसूरती है। लेखक ये नहीं कह रहे हैं कि भविष्य के बारे में मत सोचो, वो कह रहे हैं कि कैसे सोचना है ये बदलो। यहाँ वे साधन लक्ष्यों और अंतिम लक्ष्यों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। ज्यादातर लोग तो साधन लक्ष्यों के पीछे ही भाग रहे होते हैं ना, जैसे ज्यादा पैसा कमाना या कोई खास डिग्री पाना। हम सोचते हैं कि यही मंजिल है। हाँ, जबकि यह सिर्फ साधन है, किसी और चीज तक पहुंचने का रास्ता। पैसा आपको अनुभव खरीदने में मदद कर सकता है, लेकिन पैसा अपने आप में खुशी नहीं है। अंतिम लक्ष्य वो हैं जो हमारा दिल वास्तव में चाहता है। ये 3 श्रेणियों में आते हैं। अनुभव, आप दुनिया में क्या अनुभव करना चाहते हैं। विकास, आप एक इंसान के तौर पर कैसे विकसित होना चाहते हैं। और योगदान, आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं। जब आप इन अंतिम लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका विजन ज्यादा सार्थक और प्रेरणादायक बन जाता है। अब 9वें कोड पे आते हैं, जिसके लिए लेखक ने एक बहुत ही साहसिक शब्द का इस्तेमाल किया है। वो अनफकबिडेबल बनने की बात करते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द ध्यान खींचता है। अनफकबिडेबल होने का मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंचना है जहां आपको बाहरी दुनिया हिला नहीं सकती। आप ना तो दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर हैं और ना ही उनकी आलोचना से डरते हैं। आपका आत्ममूल्य और आपकी खुशी पूरी तरह से आपके अंदर से आती है। आप बाहरी दुनिया की राय से अछूते हो जाते हैं। और इस अवस्था तक पहुंचने का तरीका क्या है? इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला, ऐसे लक्ष्य रखना जो स्वयं ईंधन वाले हों, यानी जिनका नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में हो। जैसे मैं एक किताब लिखूंगा, ये आपके नियंत्रण में है, लेकिन मेरी किताब बेस्टसेलर बनेगी, ये नहीं है। दूसरा, ये गहराई से मानना कि मैं पर्याप्त हूं। जब आप जानते हैं कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, तो आपको किसी और की मंजूरी की मोहर की जरूरत नहीं पड़ती। और अंत में 10वां कोड है, अपनी खोज को अपनाएं। ये एक करियर या नौकरी से कुछ ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा। असाधारण लोगों के पास सिर्फ करियर नहीं होता, उनके पास एक कॉलिंग या मिशन होता है। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने की गहरी इच्छा है। ये वो काम है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर देगा। ये वो एहसास है कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। तो ये मिशन या कॉलिंग कोई कैसे ढूंढता है? लेखक कहते हैं कि अक्सर ये मिशन आपको ढूंढता है जब आप तैयार होते हैं। जीवन की असफलताएं, दिल टूटना, नौकरी छूटना, ये अक्सर संकेत होते हैं कि ये बदलाव का समय है। आपका काम उस मिशन के लिए खुद को खोलना है और एक ऐसा जीवन जीना है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी मायने रखता हो। वाह, ये 10 कोड का सफर वाकई सोच बदलने वाला है। इन सभी विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए सबसे शक्तिशाली और व्यवहारिक तरीका क्या हो सकता है? किताब में 6 फेज मेडिटेशन का जिक्र है, वो क्या है? हाँ, ये शायद किताब का सबसे शक्तिशाली टूल है। ये पारंपरिक ध्यान की तरह सिर्फ शांत बैठने के बारे में नहीं है। ये एक सक्रिय मानसिक अभ्यास है जिसमें 6 चरण होते हैं: करुणा, कृतज्ञता, क्षमा, भविष्य की कल्पना,
अपने आदर्श दिन का डिजाइन और अंत में एक आशीर्वाद या सहारा। ये सिर्फ 15-20 मिनट का अभ्यास है, लेकिन ये आपके दिमाग को दिन भर के लिए सकारात्मकता, उद्देश्य और खुशी के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार क्या है? अगर किसी को सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। 1, ये समझें कि आप एक कल्चर स्केप में जी रहे हैं और उसके रूल्स पर सवाल उठाने की हिम्मत करें। आंख बंद करके समाज के नियमों का पालन न करें। 2, कॉन्शियस इंजीनियरिंग के जरिए अपने दिमाग के मालिक बने। अपने विश्वासों और आदतों को सक्रिय रूप से अपग्रेड करें। 3, खुशी को भविष्य पर न टालें। डिसिप्लिन का अभ्यास करके खुशी को अपनी यात्रा का ईंधन बनाएं, मंजिल नहीं। और 4, एक नौकरी से आगे बढ़कर एक मिशन या कॉलिंग की तलाश करें जो आपको और दुनिया को प्रेरित करे। अंत में एक विचार सोचने के लिए, क्या हम एक ऐसी कहानी जी रहे हैं जो हमने खुद लिखी है या वो जो हमें समाज ने दी है? यह किताब हमें सिर्फ एक पाठक बने रहने के बजाय अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक बनने का औजार और हिम्मत दोनों देती है। ऐसी ही शक्तिशाली बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।